नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं कोरोना के कारण मौत की संख्या में भी इस बार इजाफा है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस झटके से सामने आए। वहीं अगर हरियाणा की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5000 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि हुई। बढ़ते संक्रमण के साथ ही हरियाणा सरकार तुरंत एक्शन मोड में भी आ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सिविल सर्जन के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग में सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से सख्ती बरतने का भी उन्होंने एक आदेश दिया है। सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी, तो सीबीएसई की तर्ज पर 12वीं की परीक्षाओं पर बाद में फैसला लेने का विचार कर लिया गया है। यानी एक तरफ जान बचाना है और दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं उसको अभी फिलहाल पोस्टपोन करके आगे के लिए लागू करने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ कुछ नए नियम आए हैं। शादी करिए, इंडोर शादी में 50 से ज्यादा लोग होंगे तो आप शादी नहीं कर पाएंगे और जुर्माने का शिकार होंगे। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। नवरात्र के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रम दिन में होंगे। ये कुछ नए नियम भी सख्ती के साथ लागू कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ चुके हैं। कंवरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कंवरपाल जी, एक तरफ कोरोना एक नए स्वरूप में फिर से दस्तक दे चुका है। तमाम प्रदेशों की हालत खराब है, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहां पर एक बार फिर से सरकार सक्रिय मोड में आ गई है। कई तरह के नियम, कई तरह के आदेश, कई तरह के परिवर्तन। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चूंकि आपका महकमा, वहां पर यह जो परिवर्तन किया गया है, फैसला लिया गया, इसके पीछे क्या आप लोगों ने विजन तैयार किया और कितनी जरूरत इस वक्त दिखाई दे रही थी, जो वाकई बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए जरूरी भी था? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमने 8वीं तक के स्कूल सारे अभी बंद कर दिए और उसके बाद जो परीक्षाएं थी तो उसको भी स्थगित, जैसे अभी सीबीएसई ने भी इसी प्रकार से एक निर्णय लिया और सीबीएसई ने भी सारे जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी। तो हमने भी जो हमारी 10वीं क्लास की परीक्षाएं थी उनको जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पे हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। और अगर कोई बच्चा ये लगता है कि उसको लगता है कि वो पेपर देना चाहता है तो सामान्य स्थिति होने पर वो बच्चा अपना पेपर दे भी सकता है। और जो +2 का पेपर है उसको भी मैंने स्थगित किया है और आने वाले टाइम में जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तब उनके पेपर लिए जाएंगे। अब वो तरीका क्या होगा पेपर लेने का, ऑनलाइन होगा या वैसे होगा, तो उसका निर्णय भी हमने नहीं किया। कंवरपाल जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगा इस बात को जरा और आप पानी की तरह साफ कर दें कि 10वीं की परीक्षा के लिए जो तय किया गया है सीबीएसई की तर्ज पर, क्या वहां पर 2 विकल्प दे रही है हरियाणा सरकार? एक, जैसा कि सीबीएसई की तरफ से किया गया है वो। दूसरा कि अगर कोई अभिभावक और उनका बच्चा चाहे कि नहीं वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है तो जब परीक्षा आयोजित होगी भविष्य में तब वो दे पाएगा, शामिल हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है जैसा सीबीएसई ने किया, उसी प्रकार का, उसी पैटर्न पे हमने भी किया है कि अगर वो पेपर देना चाहता है बच्चा तो सामान्य स्थिति होने पे वो पेपर दे सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे शिक्षा पर और उस बच्चे की शिक्षा पर या तमाम बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या आज की परिस्थितियां अलाउ करती हैं कि लोग अपने मन में ये विचार लाएं, या सरकारों के पास विकल्प ही यही है उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों की सुरक्षा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से ही ये निर्णय लिया गया क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहे थे तभी उसमें निर्णय लिया गया है। और मैं समझता हूँ इसमें 10वीं में जो है ना जी, वो इतना कोई वो नहीं, 12वीं का पेपर हम लेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है वो +2 का ही पेपर है क्योंकि उसके बाद ही सारे एडमिशन होते हैं। आगे जो भी बच्चा कोई निर्णय करता है अपने जीवन में, जिस साइड में भी जाना चाहता है,
तो उसका 12वीं का ही होता है, जो +2 का होता है, तो उसका हम टेस्ट लेंगे उसका, उसके बाद उसको रिजल्ट देंगे, लेकिन मैट्रिक के बाद हम उसको ऐसे ही प्रमोट कर देंगे। कंवरपाल जी, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस तरीके की व्यवस्था के चलते हमें ऑनलाइन शिक्षा पर इतना फोकस करना पड़ेगा। तमाम जो अलग अलग मुल्क हैं देश दुनिया में, तमाम जगहों पर ये ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था बहुत सालों पहले से है। भारत में इस पर शायद बहुत देर से विचार, और वो भी मजबूरी में विचार करना पड़ा है। लेकिन अब आगे की आप लोगों की प्लानिंग क्या है, क्योंकि कोरोना फिर से लौट आया और खतरनाक तरीके से म्यूटेंट होकर लौटा है। इसका स्वरूप इतना खतरनाक आज की तिथि में है कि जो फिट बॉडीज हैं, जो फिट लोग हैं, जिनकी उम्र भी 40 से नीचे है, वो भी 2 से 3 दिन में इस सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं कि उनको बचाना मुश्किल हो जा रहा है। उसके साथ साथ आपको उस व्यवस्था को भी बचाना है, तो उसकी क्या तैयारी और कैसे आगे की प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जैसे एजुकेशन देने का की बात है, आपने जो बात उठाई, तो ऑनलाइन हमारी जो कारगुजारी रही वो काफी अच्छी रही है पिछले साल में, और इस बार हम और भी करने जा रहे हैं कि अभी जल्दी हम बच्चों को टेबलेट भी देने जा रहे हैं। जो हमारे 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, 8,06,000, उन सारे बच्चों को हम टेबलेट देने जा रहे हैं, ताकि उसमें जिस प्रकार की पहले समस्या थी कि कहीं जिस प्रकार से कुछ लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, या मोबाइल था तो एक ही था, परिवार में बच्चे 3 थे, तो इस प्रकार की कुछ बातें सामने आई थी, तो उसमें हमने निर्णय लिया कि सारे बच्चों को टेबलेट देने जा रहे हैं, तो उससे भी उसको फायदा रहेगा। ऑनलाइन तो देखिए अभी जिस प्रकार से, वो तो ठीक है कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी बात है, वो तो ठीक है, लेकिन जो सीधे सीधे बच्चे को एजुकेशन देती है, असली लाभ तो उसका होता है। ऑनलाइन की सारी पढ़ाई जो है वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि हमें ऑनलाइन में ही उसको पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल। तो लेकिन रिवाइज के लिए या कुछ और ज्ञान देने के लिए ऑनलाइन अच्छा है, उसको विकल्प के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि वो मुख्य हमारा वो बन गया, विकल्प नहीं रहा हमारा, आज हमारी मजबूरी बन गया कि हमने ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ रहा है जी। कंवरपाल जी, आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अगर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई थी तो उससे कुछ लाभ भी मिला है, और फिर जरूरत के समय वाकई उसमें और इजाफा भी हुआ। लेकिन अब जो नए बदलाव किए गए हैं, क्या अभिभावकों के साथ तालमेल हो गया है? सरकार की जो अपनी तरफ से निर्देश हैं, अभिभावकों की मांग भी वही थी, क्योंकि कई चीजें एक साथ आती हैं। देखिए, आप जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहले मांग की जाती है, और फिर अगर कोई मांग बिना मांग किए पूरी हो जाती है तो वहां पर कहते हैं कि हमने तो मांगा ही नहीं था। एक बच्चे के ऊपर इसका असर ना पड़े, इसको लेकर आप अपने मंत्रालय के स्तर पर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि जो समय अब यहां पर आगे आएगा उसमें वो बच्चा फोकस्ड रहे, और उसको पता है कि उसकी सुरक्षा के लिए फैसला हुआ है, तो वो उसको उस लिहाज से ही देखे? हाँ, नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ सभी लोग ये मानते ही हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमने नहीं कहा, तो लेकिन ज्यादातर सुरक्षा की दृष्टि से ही लिया हमने भी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भी सीधी एजुकेशन दी जाए। हमारे पास टीचर है, सारा सिस्टम है, वो सारा सिस्टम होने के बावजूद भी ऑनलाइन देना तो वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इस संक्रमण से बच्चे को बचाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अभिभावक इस बात को समझते हैं कि आज मजबूरी है, जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही, तो जहाँ अभिभावकों के मन में घबराहट है वही सरकार के मन में भी होता है, क्योंकि हम भी अभिभावक ही हैं उनके। एक तरीके से जब उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी तो हम भी तो बच्चों के अभिभावक ही हैं जी। तो ऐसे हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि क्या निर्णय लेना, तो उसको देख के उनके हित का जो निर्णय लेते हैं। मैंने सवाल इसीलिए किया था आपसे कंवरपाल जी, और आपने कहा कि आप भी अभिभावक हैं, एक सरकार के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर, तो जिम्मेदारी और भी है, आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन फिर वही होता है ना, जो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ बातें मांगी नहीं जाती और बिना मांगे मिल जाए तो ये कहते हैं कि मांगा तो था ही नहीं, दिया क्यों? इस प्रदेश में भी प्राइवेट संस्थान जो चला रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम तो खोल कर रहेंगे स्कूल, हम चाहते हैं खोलना, नुकसान हो रहा है। और सिर्फ इसी प्रदेश में नहीं, कई और प्रदेशों में, और सिर्फ इसी देश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं। मैं 3 दिन पहले इटली की तस्वीर देख रहा था, वहां पर लोग कह रहे थे कि चाहे जो हो जाए, बाजार खुलने चाहिए, बार खुलने चाहिए, मॉल खुलने चाहिए। फिर पुलिस ने समझाया उनको अपने तरीके से कि भाई अभी वक्त नहीं है। तो यहां पर आप कैसे समझाएंगे, कम से कम एक शिक्षा मंत्री के तौर पर, प्रदेश के उन प्राइवेट संस्थान के लोगों को? अभी प्राइवेट संस्थान के लोग मुझे मिले थे, मैंने कहा कि देश के सामने जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं
और पूरे देश में सभी प्रदेश जितने हैं सबने स्कूल बंद किए। और जो छोटी क्लास है उसको बंद करना हमारी इसलिए भी मजबूरी है कि जो छोटा बच्चा है, पहली क्लास का है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी का बच्चा है, अगर बाई द वे वो प्रभावित हो गया संक्रमण से, तो इसका मतलब ये समझ लो कि सारा परिवार ही प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को सभी प्यार करते हैं, उसको सब गोद में लेंगे, कुछ लेंगे, तो जब तक पता चलता रहेगा सब प्रभावित हो जाएंगे। दूसरी बात है कि संक्रमण के बाद आप उसके साथ रह नहीं सकते, माँ उसके साथ नहीं रह सकती, पिताजी उसके साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। आम जो मैच्योर आदमी है उसके प्रभावित होने से और बच्चे के प्रभावित होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि वहां हम ज्यादा फोकस करें कि भाई वो प्रभावित ना हो, उसके बचाव के लिए हमारा ये निर्णय है। कोई हमारा स्कूलों के खिलाफ कोई निर्णय नहीं, हमारी भी सहानुभूति स्कूलों के साथ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब मजबूरी है तो उसमें निर्णय करना पड़ता है। कंवरपाल जी, दो तीन चीजें और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मजबूरी में फैसला और जरूरी फैसला सरकार ने लिया है, आप लोगों ने लिया है, वहां पर कुछ इफ बट्स होंगे, लेकिन एक इससे साइड इफेक्ट भी आता है। जैसा एक साइड इफेक्ट होता है कि बच्चे की पढ़ाई पे रुकावट आती है, उसकी जो मानसिक बढ़ोतरी है उसमें एक बाधा आती है, उसका तरीका चलिए हमने थोड़ा बहुत निकाला ऑनलाइन, लेकिन उसके साथ साथ एक आर्थिक पहलू होता है, अभिभावकों का भी, संस्थानों का भी, वो चाहे सरकार के हो या फिर प्राइवेट हो। एक बड़ा झटका तो एक साल में लगा ही है, एक बार फिर से उसी तरफ हम आगे बढ़ने लगे हैं। उन चीजों में भी बैलेंस रहे, फीस वसूली से लेकर उन संस्थानों की भी जो अपनी जरूरतें हैं वहां पर उनकी भी पूर्ति हो पाए, इसको लेकर भी कुछ आप लोग विचार कर रहे हैं, मंथन हुआ है, बातचीत हो रही है? हाँ जी 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 बिल्कुल। जैसे पिछली बार भी ट्यूशन फीस की बात थी, सरकार की ओर से भी थी और कोर्ट ने भी ये मान लिया था कि ट्यूशन फीस ले सकते हैं। तो ट्यूशन फीस क्यों ने परमिशन थी, उनको काफी नुकसान हुआ था, तो उनका संगठन मुझे मिला था और उन्होंने मुझे कहा था कि जो फिक्स चार्जेस है बिजली का, तो वो हमारा फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल तो खुले ही नहीं है, इसलिए हमारी बिजली इतनी खर्च नहीं। तो हमारा निवेदन ये है कि भाई ये फिक्स की बजाय जो हमारी खर्च हुई वही हमारे से लेनी चाहिए जी। तो मैंने उसको बात को किया था और मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए कर दिया था और वो हमने इम्प्लीमेंट कराया। दूसरा उनका था क्योंकि बस हमारी चली नहीं है और बसों के ऊपर जो टैक्स है वो हमारा माफ होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी स्थिति खराब है, तो मैंने उसकी भी बात की थी, वो भी हमने माफ करा दिया था। आज वो मुझे मिले थे, आज भी मिले, कल भी मिले, तो निश्चित तौर से जो भी सरकार उनकी मदद कर सकती है तो निश्चित तौर से हम उसकी करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के दिमाग में जो प्राइवेट स्कूल की सोच है, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल की सोच है, वो सोचते हैं कि ये तो बड़े धन्ना सेठ हैं, चार्जिंग बहुत ज्यादा लेते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 90% स्कूल जो है वो बहुत छोटे हैं, वो हैंड टू माउथ ही है, तो उनकी ही फीस ज्यादा रुकती है, नुकसान उनको ज्यादा होता है। तो हमें सारों का ध्यान रखने की हमें जरूरत है। बड़े स्कूल की तो फीस भी आती है क्योंकि वहां एडमिशन बड़ा मुश्किल से होता है, तो उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटे स्कूलों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जहां जहां भी सरकार जो मदद कर सकेगी तो निश्चित तौर से हम छोटे स्कूलों को की मदद करेंगे। यानी आपने 10% स्कूलों को एक तरीके से चेतावनी दी है या उनके लिए बात कही है कि उनके दबाव में आप नहीं आएंगे, वो 90% स्कूल जो है और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, अभिभावक, शिक्षक, उनका आप ख्याल रखेंगे हर हाल में? नहीं, मेरा कहना चेतावनी नहीं, मेरा कहना है कि जो 10% बड़े स्कूल है ना जी, उनकी स्थिति तो अच्छी है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार की बात होती है कि अगर प्राइवेट स्कूल की बात कुछ करते हैं ना जी, तो लोगों को लगता है कि ये बड़े बड़े स्कूल हैं, इनके पक्ष में हम बोल रहे हैं। तो लेकिन सच्चाई ये है कि जो गांव में स्कूल है ना जी, वो बहुत छोटे स्कूल हैं और उनकी फीस भी उतनी नहीं आती, उनके पास उतने संसाधन भी नहीं होते, तो हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। बड़े स्कूलों की जो स्थिति ठीक है, वहां कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं उनके सामने, लेकिन छोटे स्कूलों के सामने बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम सहयोग करेंगे जो भी हम कर सकते हैं निश्चित तौर से। दो आखिरी सवाल आपसे लूंगा कंवरपाल जी। एक पहला सवाल अब ये होगा कि वैसे तो सेंट्रल की तरफ से और प्रदेश की तरफ से एक तय किया हुआ फॉर्मूला है कि किस एज फैक्टर के लोगों को और कौन प्राथमिकता के साथ वैक्सीन लगवा सकता है, और वो लग भी रही है, लेकिन हर एक विभाग में भी एक अलग आवाज उठती है या एक आकांक्षा रहती है। एक शिक्षा मंत्री के तौर पर आपके इस प्रदेश के जो तमाम शिक्षक हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि उनको एक अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाए। क्या इसके बारे में आपसे कोई चर्चा हुई, कभी कोई आप तक ये बात पहुंची
आपके मन में विचार आ रहा है और आप उस पर चाहते हैं कि कुछ काम हो, तो एक कम से कम आपकी तरफ से भेंट उन शिक्षकों के लिए होगी खासतौर पर। हाँ नहीं, अभी तक तो इसमें कोई विचार नहीं आया, क्योंकि अभी तो जो 60 साल से ऊपर थे उनका ही फैसला हुआ था, और फिर 45 साल का फैसला है उसके टीचर कहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी बातचीत करेंगे तो हम टीचर को जो वैक्सीन देंगे वो प्राथमिकता के आधार पे मैं बात करूंगा सीएम साहब से, तो उसका प्रयास करें। आखिरी सवाल, बालक बालकों को कुछ संदेश फिर से आप देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको मौज मिल गई होगी कि चलो फिर से कुछ दिन और मिल गए, और कुछ बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हम करीब आ गए थे परीक्षा के और फिर चूक गए। नहीं, अब तो ज्यादा जो बालक हैं और बालिकाएं हैं उनका इच्छा स्कूल में आने की थी। अब तो वो बेचारे स्कूल में आने, अब तो ये मजबूरी होगी। अभिभावक भी चाह रहे थे और बच्चे भी चाह रहे थे, अब क्योंकि काफी बड़ी लंबी छुट्टी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो उसके लिए जरूरी है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे मास्क की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, उस सब का ध्यान रखें और ऑनलाइन पढ़ाई पे भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। सारा टाइम खेल में या इधर ना गुजारने की बजाय उस पर शिक्षा की ओर भी ध्यान दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी स्कूल खुलेंगे और सारा कुछ वैसे ही सामान्य होगा जैसे पहले सामान्य। बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातों को रखने के लिए, एक संदेश देने के लिए उन तमाम बच्चों को, उनके अभिभावकों को कि मौजूदा परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही थी, इसलिए सीबीएसई की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार ने भी कुछ फैसले किए हैं, लेकिन उसके साथ साथ विकल्प भी हैं। अगर 10वीं का बच्चा पर परीक्षा देना चाहता है तो जब भी परीक्षा आयोजित होगी वहां पर जा सकता है, परीक्षा दे सकता है। 12वीं की परीक्षाओं की तारीख या फिर उसका मोड क्या होगा, वो ऑनलाइन होंगी या फिर जैसे पहले होती थी वैसी हो पाएंगी, ये अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही है, क्योंकि उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। क्योंकि सबसे पहले इस वक्त लड़ना है कोरोना से। कोरोना दूसरे स्वरूप में बदल कर आ गया और बहुत खतरनाक है ये दूसरा स्वरूप। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे कि इन फैसलों का असर क्या है और इस तरीके के एक नए बदलाव के साथ आए कोरोना से लड़ने के लिए हरियाणा कितना तैयार।